ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जो माइथोलॉजी वर्ड है, आपको पता होगा कि बहुत ही सोच समझ के ब्रिटिश एरा में हमारे शास्त्रों को दिया गया। आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों को कभी माइथोलॉजी नहीं बोला जाता था। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है कि ब्रिटिश एरा में ये रिसर्च करी गई, एक व्यक्ति को भेजा गया कि इंडिया को डिफीट करने का क्या तरीका है, मालूम है आपको? अच्छा, वो लेटर आज भी अवेलेबल है जो पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट करे गए थे उस वक्त, बिफोर ब्रिटिश यहाँ पर आए, उन्होंने रूल किया। तो उन्होंने यहाँ पर रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद वो लेटर आज भी अवेलेबल है। उन्होंने ये लिखा कि इंडिया बड़ी रिच और बड़ी कल्चरली रिच है और इकोनॉमिकली बड़ी रिच कंट्री है। अगर इंडिया को डिफीट करना है तो इसके बेसिक कल्चर को समाप्त करना पड़ेगा, जो इसकी असली नींव है। और उस कल्चर का जो आधार है वो है यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल बेस्ड था और वैदिक स्क्रिप्चर्स पर आधारित था। आप इस पर बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी हम आज डेवलप कर रहे हैं वो बहुत सारी हमारे शास्त्रों में दी गई है। और शायद आपको भी मालूम होगा यहाँ से कई सारे वैदिक शास्त्रों को चुरा के लेके गया गया और वहाँ पर रिसर्च करी गई। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था कि विमान की जो एरोप्लेन्स की टेक्नोलॉजी है, ये ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में बड़ी डिटेल में दी गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। आप जानते हैं, सुश्रुत को जानते होंगे आप, है ना? उन्होंने कौन से एरा में ऑपरेशन करे थे और हम आज ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी थी और इन्हीं वैदिक शास्त्रों के आधार पर हमारी बच्चों की पढ़ाइयाँ कराई जाती थी और इंडिया इतना कल्चरली और इकोनॉमिकली रिच कंट्री बना। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों का विश्वास सबसे पहले हमारे इस वैदिक साहित्य से हटा दिया धीरे धीरे करके। और उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप था जब इसको माइथोलॉजी बोला गया। तो जब बचपन से हम इंग्लिश पढ़ते ही हैं, माइथोलॉजी वर्ड सुनते हैं तो हमें ये लगने लगता है ये सारी रामायण, गीता, महाभारत कहानियां हैं, इसलिए उसके टीचिंग्स के अंदर कुछ हमारा ज्यादा विश्वास ही नहीं जाता। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको बताता हूँ, श्रीमद् भागवत में 4था कैंटो है, उसमें देवती और कर्दम मुनि की चर्चा है। उसके अंदर हम सुनते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है पेट में, माँ के पेट में। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ में क्या होता है। आप उसको पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मेडिकली जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया तब हमें समझ में आया कि बिल्कुल वैसा ही होता है। अब आप लोग जानते होंगे कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी होगी पता नहीं, 50, 60, 70 साल। हमारे मम्मी पापा के जमाने में अल्ट्रासाउंड करने होता नहीं था, है ना? अभी रिसेंटली अब आजकल प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि हर महीने वो अल्ट्रासाउंड कराओ, बच्चे की ग्रोथ देखो। तो जब बच्चे की ग्रोथ उसमें देखी तो एग्जैक्टली वैसी ही देखी जैसे भागवतम में लिखी गई है। अब भागवतम हम कहते हैं 5000 साल पहले लिखी गई, वेद व्यास ने लिखी। एक्चुअली में तो ये इटर्नल है और हम बात कर रहे हैं 50, 60, 70 साल पहले की। अगर कोई इस बात को नहीं मानता है कि ये 5000 साल पुरानी है तो 400, 500, 600 साल पहले के तो तथ्य वैसे ही प्रूव हो सकते हैं कि उससे पुराना ही है ग्रंथ। तो आप सोचिए उस वक्त के ग्रंथों में ये डिटेल लिखी गई है कि बच्चे की डेवलपमेंट पहले मंथ में, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में कैसे 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 होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको हमारे ग्रंथों में मिलेंगी जिससे लगेगा कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है, संसार में फैलाया गया। और उसके बाद ही इंडिया धीरे 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 नीचे जाता चला गया, जबकि हम लोग हर लिहाज में आगे थे, टेक्नोलॉजी में, किसी भी चीज में। उसके बाद मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। गाय का जो गोबर है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे साथ बताते हैं कि किसी भी जानवर का जो मल है वो बड़ा कंटामिनेटिंग है। अगर आप किसी के स्टूल के टच में आते हो तो आपको स्नान करना चाहिए, ये सब लिखा है। लेकिन यदि आप गाय का गोबर घर में लेप देते हो तो उससे शुद्ध हो जाती है। अब इसको सुपरस्टिशन माना जाता था, ये ढोंग है, ढोंग, ज्यादा अटैचमेंट है। लेकिन धीरे धीरे जो उसमें रिसर्च करेगी गाय के मल और मूत्र में, तो पता चलेगा उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं कि उसमें मेडिसिनल वैल्यूज हैं और कई सारे एंटीसेप्टिक है, बहुत कुछ है।
और आज की डेट में पूरा रिसर्च गाय के ऊपर दवाइयाँ बनती है सारी उससे इन चीजों से। तो ये एक और एग्जाम्पल है। उसके अलावा तुलसी की इंपॉर्टेंस बताई गई शास्त्रों में। आप जानते हैं हर घर में हमारे तुलसी का पौधा होता है। उसकी इतनी वैल्यूज है ये किसी को नहीं पता था, मेडिकली भी, जो कि आप धीरे धीरे हमें दिख रहा है और लोग यूज भी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं, एक के बाद एक। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मौर्य है, मौर्य जो जिसमें कि चाणक्य, पंडित मौर्य आए और चाणक्य आए, ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पता नहीं 400-500 साल पुरानी होगी। और हमारे शास्त्रों में, भागवतम में पहले से लिखा गया है कि ऐसे कैसे मौर्यों का राज्य होगा और ये एक ब्राह्मण आएगा जो इनको लीड करेगा। पूरा डिटेल लिखा हुआ है। एक और चीज बताता हूँ, आपको मालूम होगा कि जो पहले अर्थ को लोग फ्लैट मानते थे, लाइक दिस, कि यहाँ से जाते 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 नीचे गिर जाएगी एक दिन। तो इसलिए लोग शिप में जाने से डरते थे समुद्र में। ये तो जब कौन था वो, कोलंबिया नहीं, वास्को डी गामा, ये भी 500-600 साल पुरानी बात होगी। जब वो एक तरफ से चला और दूसरी तरफ पहुंच गया तो धीरे धीरे उसने बोला कि जो अर्थ है वो गोल है, फ्लैट नहीं है। ये हमें पता ही नहीं था किसी को। और ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले आप पढ़ेंगे जब भागवतम, उसमें कितने श्लोकों में लिखा हुआ है। भूगोल वर्ड यूज किया है, भूगोल, सप्तद्वीप, ये सारी चीजें। अब हम तो आज की डेट में हवाई जहाज और सैटेलाइट से देख पाते हैं, पहले ये हवाई जहाज सैटेलाइट तो नहीं थे, है ना, या थे, ये लोग देख सकते थे, तभी इन्होंने ये सब लिखा। तो इसका मतलब ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि ये माइथोलॉजी नहीं है। लेकिन ऐसा ट्रेंड बन गया कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो वी शुड नॉट बिलीव इन गॉड जनरली, मतलब ऐसा सब लोग नहीं होते हैं। और ये सब माइथोलॉजी है, ये सब सुपरस्टिशंस है। अब आपको मालूम होगा कि साइंटिफिक हिस्ट्री में भी देखा जाए तो सबसे बड़े साइंटिस्ट आज की डेट में एल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है और न्यूटन को माना जाता है। इनकी मैं स्टेटमेंट्स आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास पीपीटी नहीं है तो मैं आपको दिखाता कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स थे गॉड में, आइंस्टीन और न्यूटन। आइंस्टीन कहता था कि इफ यू गो डीप इनटू साइंस, साइंस विल मेक यू, फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। साइंस विल फोर्स यू, क्योंकि आपको दिखेगा एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक। आप लोगों से अच्छा कौन जान सकता है आरएनए, डीएनए, एक आदमी का कोड जो है एक छोटे से सेल के अंदर है। इसी से पता चलता है कि देयर हैज टू बी ए क्रिएटर। नहीं, इसके ऊपर मैं स्टोरी सुनाता हूँ आइजैक न्यूटन की। तो आइजैक न्यूटन ने एक बार क्या किया, उसने एक सोलर सिस्टम बनाया और सोलर सिस्टम उसने बैटरी रन बनाया जिसमें कि सन बीच में है और सारे टैलेंट उसको रिवॉल्व रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सा बनाया। तो उसका एक फ्रेंड उससे मिलने आता है और उसको देख के कहता है, न्यूटन यू आर अमेजिंग, यू आर नंबर 1 इन वर्ल्ड, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, ये मॉडल तुमने इतना बढ़िया मॉडल बनाया है, तो कैसे बनाया तुमने? तो उसने बोला, सच बात बताऊं, मैंने बनाया नहीं, मैं सारा सामान लाया था, सारा सामान भर के मैंने रात को कमरे में रख दिया था कि मैं इसको बनाऊंगा। लेकिन रात को एक ब्लास्ट हुआ बड़े जोर से, और जब ब्लास्ट के बाद मैंने कमरा खोला तो देखा ये सोलर सिस्टम बना हुआ था, ये सारा। तो मैंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? मुझे पागल बना रहे हो तुम? ब्लास्ट से कोई क्रिएशन हो सकती है? आपको क्या लगता है ब्लास्ट से कोई क्रिएशन हो सकती है? उसने सारा सामान रखा हुआ है अपनी जगह पर, और ब्लास्ट हुआ और सोलर आ गया और उसके बीच में रोटेशन हो गई वगैरह वगैरह। तो उसके मित्र ने ऐसा बोला, तो उसने बोला, जब तुम इतने छोटे से सोलर सिस्टम पे बिलीव नहीं कर रहे हो कि अपने आप ब्लास्ट से बना होगा, या तो जो इतना बड़ा ये जाइगेंटिक सोलर सिस्टम है ये अपने आप बन गया होगा, ये आप कैसे कह सकते हो? लाइक वी से दैट देयर वाज अ बिग बैंग, एक बैंग हुआ बहुत बड़ा, और धीरे धीरे इतनी सुंदर तितली बन गई, इतने कलरफुल तोते बन गए, रोज बन गए, लोटस बन गए, है ना। तो देन ही रियलाइज कि हाँ, कि जो भी चीज संसार में हम देखते हैं उसका कोई क्रिएटर होता है ना। जैसे मोबाइल है, इसके पीछे कोई ना कोई किसी ने इसको बनाया है। जो भी चीज हम देखते हैं, जो चीज हमें समझ में नहीं आती, हम उसको बोलते हैं ये मदर नेचर ने हमें दिया है। बट क्वेश्चन ये है कि मदर नेचर इतने चमत्कारी काम कैसे कर लेती है? आप लोग साउथ में रहते हैं, अगर आपने कोकोनट ट्री को देखा होगा, तो कोकोनट ट्री में कैसे वो जमीन के नीचे से कहां से पानी निकालता है, इतने हार्ड शेल के अंदर इतना स्वीट पानी कैसे चला जाता है। तो अगर आप गॉड की क्रिएशन को सोचोगे बैठ के एक बार, देन वी विल रियलाइज कि हाँ, देयर इज ए क्रिएटर, देयर इज ए डिजाइनर। बिना डिजाइन के इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज बन ही नहीं सकती है।
ऐसा लगता है कि नहीं आपको? बाई लक, बाई चांस ऐसी चीज बन सकती है जो रिपीट होती हो बार बार। देखिए साइंस की सक्सेस का रहस्य क्या है? साइंस कहता है कि वही चीज मानी जाए जो रिपीटेडली प्रूव हो सके बाय एक्सपेरिमेंट्स, है ना। कोई चीज अगर रिपीटेडली सेम बिहेव कर रही है तो उसका कारण क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क में जाएंगे, कोई जानता ही नहीं है, कहीं जंगल से आया है कोई आदमी, वो देखेगा ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए लोगों को देखेगा, क्या देखो सारे के सारे लोग पता नहीं यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग एक साथ चल पड़े। जब भी लाल लाइट जल रही है सारे के सारे लोग रुक जा रहे हैं, जब ग्रीन लाइट चल रही है सारे लोग चल पड़ रहे हैं। सुन रहे हैं आप? तो इसका मतलब अब उस आदमी को तो नहीं पता है क्या चल रहा है। अगर सारे लोग रेड लाइट में रुक रहे हैं, ग्रीन लाइट में चल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? आपको क्या लगता है क्यों चल रहे हैं सारे लोग ग्रीन और क्यों रुक रहे हैं रेड लाइट में? क्योंकि कोई रूल है। अगर वो रूल को ब्रेक करेंगे तो कोई पनिशमेंट है, यानी कि कोई रूल एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि वहां पर है, इसीलिए कोई रूल फॉलो कर रहा है, राइट। अब इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर H2O से पानी बनता है तो ऑस्ट्रेलिया में भी पानी क्यों बनता है, अमेरिका में भी बन जाता है, यूके में भी बन जाता है। दैट मीन्स इट्स अ रूल। कोई भी रूल आप दुनिया में सोचिए बिना एनफोर्समेंट के फॉलो करा जा सकता है? स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में देयर हैज टू बी लॉ मेकर एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तभी वो लॉ चलता है। अब आप देख रहे हैं कि ये अर्थ है जिसका मास इतना है, आप जानते हैं उसकी स्पीड इतनी है, कितनी है? आई थिंक 1,08,000 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ है ना। इस स्पीड से हमारी अर्थ चल रही है। ये जो ट्रेन है ये चल रही होगी कितने पे? 60, 70, 80, 100, कभी कभी 120 पे पहुंच रही होगी। अगर ये ट्रेन वाला व्यक्ति जो है ड्राइवर इसको 200-250 पे चलाए तो क्या होगा? बहुत पॉसिबिलिटी है कि ट्रैक से निकल जाएगी। तो कोई व्यक्ति है जो इतनी स्लो चलने वाली ट्रेन को भी कंट्रोल कर रहा है। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो चलेगी नहीं ट्रेन। अब आप सोचिए जो अर्थ जो है जो 1,08,000 किलोमीटर पर आवर के रूट से रोटेट करेगी, चलेगी, तो उसको कंट्रोल कोई नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो अपने आप चलती रहेगी अपनी ऑर्बिट पे। हर प्लेनेट अपनी ऑर्बिट पे चलता रहेगा, कभी आपस में नहीं टकराएंगे, कभी वो पेट्रोल नहीं मांगेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। और हम कहते हैं ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। दिस इज ऑल बाई चांस एंड ऑटोमेटिकली हैपनिंग एंड देयर इज नो इंटरवेंशन। ट्रैफिक चौक में भी अगर 10 मिनट के लिए पुलिस वाला नहीं होता है तो वहां ट्रैफिक जैम लग जाता है। और हम देखते हैं सारा का सारा सिस्टम चल रहा है और परफेक्टली चल रहा है। तो ये चीजें आप जब सोचोगे बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तो देन आप ज्यादा बेटर समझ सकते हो, क्योंकि आप जो किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा उतना अच्छा जितना आप अच्छा बता पाओगे। देन आप उसको बता पाओगे कि ये सिस्टम देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बॉडी के अंदर चल रहा है और ये चल रहा है अपने आप, बिना हमारे मॉनिटरिंग के। तो क्या हम कह सकते हैं जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे के सामने आपने रिमोट की गाड़ी चला दी, उसको नहीं पता, वो सोचेगा ये क्या ऑटोमेटिक गाड़ी अपने आप चल रही है, बट आपको पता है पीछे से कोई रिमोट चला रहा है। तो जितने हम अनअवेयर होते हैं चीजों के, हम उसको ऑटोमेटिक मान लेते हैं। देयर नथिंग ऑटोमेटिक इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज बीन प्रोग्राम्ड टू बिहेव लाइक दैट। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, राइट? उसकी भी प्रोग्रामिंग करी गई है। उसी तरह से अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ये जो ब्लड का सिस्टम चल रहा है, ये सारे उसमें ऑक्सीजन मिलाई जा रही है बीच में, हर बॉडी के हर एरिया में उसको डाला जा रहा है जिससे कि बॉडी को स्ट्रेंथ मिल रही है। तो ये अपने आप चल रहा है, ये कहना मेरे को लगता है फूलिशनेस हो जाएगा। इट्स फूलिशनेस। इतनी एजुकेशन प्राप्त करके भी अगर हम ऐसा कहते हैं तो ऐसा बोला जाता था कि आदमी बंदर से आया, जो कि डार्विन थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। अब हमारे आई थिंक 6th-7th स्टैंडर्ड में डार्विन थ्योरी पढ़ाई जाती है। एंड डार्विन थ्योरी आप सुनो इसको, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट कितनी सही लगती है। आप पढ़ सकते हैं इसकी किताब ओरिजिन समथिंग नाम है, ओरिजिन स्पीशीज। आप इसको पढ़ेंगे अगर टाइम निकाल के तो इसमें पढ़ेंगे आप। मेरे से सुनिए कि क्या बोलते हैं डार्विन की। कहते हैं कि जिराफ, क्योंकि उसने हर स्पीशीज का थोड़ा ट्राई किया है कि कैसे आई,
तो जिराफ कैसे आया होगा? तो जिराफ ऐसे आया कि जैसे बकरियां हैं, तो बकरियां घास चर रही हैं, घास खत्म हो गई, तो घास खत्म हो गई तो उसने पेड़ों से चरना शुरू किया, पत्तियां खानी शुरू करी, धीरे धीरे पत्तियां, नीचे की पत्तियां खत्म होती चली गई। ये कोई स्टोरी नहीं है, डार्विन की थ्योरी है। तो उसके बाद बकरियों ने गर्दन ऊपर करनी शुरू करी, और गर्दन ऊपर करके कंटिन्यूअसली, क्योंकि पत्तियां ऊपर हो गई ना, खानी शुरू करी। धीरे धीरे उनकी जनरेशन, उनकी गर्दन लंबी होती गई और एक दिन जिराफ बन गया। हाँ, उसी तरह से वो बोलते हैं कि ये जो बियर है, भालू, वो समुद्र में घुसा, उसने मुंह को खोला, मुंह खोला तो मछलियां आई खाने के लिए, उसको कंटिन्यूअसली मुंह खोल के तैरना पड़ा, धीरे धीरे वेल मछली बनी। ये उसकी थ्योरी में लिखा है। और ये सब लिखने के बाद डार्विन बोलते हैं, बट मेरे को समझ में ये नहीं आता उस वक्त तक, ये जो आंख है, आई, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड आई कैसे बनी होगी? ये मेरे को समझ नहीं आता है कि ये अपने आप बन गई होगी धीरे धीरे। सर्टेन थिंग्स ही बिलीव कि आई कैसे बनी है। तब तक तो आई गलत, तो ब्रेन के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी लोगों को कि ब्रेन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसने बोला आई, फिर भी इनको समझ में नहीं आता। तो अब ये सब आप सोचोगे तो ये साइंस कम और एक मनोहर कहानियां ज्यादा लगता है। हाँ, कि इस तरीके से डेवलपमेंट हुई स्पीशीज की। ऐसा हमारी थ्योरी में हमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। जबकि इसमें, इस थ्योरी में क्वेश्चन डाल दिया गया, डार्विन थ्योरी में। क्या क्वेश्चन था? डार्विन थ्योरी में क्वेश्चन डाला गया कि अच्छा बताइए कि मनुष्य, मैं, बंदर से बने हैं, तो कभी ऐसा भी तो होना चाहिए कि कोई बंदर आधा मैन और आधा मनुष्य, आधा और बंदर पैदा कर रहा है। थोड़ा बीच का हिस्सा आना चाहिए ना। हम देखते हैं तो बंदर पैदा कर रहा है, आदमी पैदा कर रहा है। तो वेयर इज दैट मिसिंग लिंक? वो कन्वर्जन अब क्यों नहीं हो रहा जो कन्वर्जन पहले हुआ? अब भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि कुछ बंदर धीरे धीरे मनुष्य बनते जा रहे हैं। हमारे बीच में रोज हमें कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बंदर से हैं। कुछ 80% बंदर लग रहे हैं, कुछ 90%। ऐसे लोग दिखने चाहिए थे अलग अलग स्टेजेस पे। 10% बंदर, 90% आदमी, 20% बंदर होना चाहिए था कि नहीं? अगर ये कन्वर्जन हो रहा है तो ये कन्वर्जन रुक क्यों गया होने से अचानक से? ये क्वेश्चन था बहुत बड़ा। और जो फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो नीचे हम खुदाई करते हैं, उसी से सारे रिसर्च करते हैं लोग, तो उसमें कभी ऐसा नहीं दिखा। ये वाली 10%, 20%, 30% मैन कहीं मिला ही नहीं, नीचे बहुत खुदाई करने पर भी। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया डार्विन थ्योरी के ऊपर, ये थ्योरी सही भी है कि नहीं। तभी अचानक से एक जगह पर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ये आप पढ़ सकते हैं, इसको कहते हैं पिल्ट डाउन मैन थ्योरी। ये एक फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा दुनिया में। वो फ्रॉड क्या हुआ कि अचानक से लोगों ने कहा कि वो मिसिंग लिंक मिल गया। तो एक म्यूजियम के अंदर एक स्कल रखा गया था पूरा, जिसमें नीचे का हिस्सा चिंपांजी का, मतलब नीचे का हिस्सा बंदर जैसा था, ऊपर का आदमी जैसा था। तो उन्होंने कहा देखो ये मिल गया, पार्टली मैन एंड पार्टली मंकी। तो बड़े लोग रिसर्च करने लगे, उसको बंद करके रखा गया था। तो कहीं से किसी ने उसमें परमिशन मांग ली उसके ऊपर रिसर्च करने की। तो जब उस पर रिसर्च किया तो पता लगा फ्रॉड था, पीओपी से बनाया हुआ उसमें था। उसने दो चीजों को जोड़ दिया था, एक चिंपांजी का नीचे का हिस्सा लिया, आदमी को लिया, उसको जोड़ दिया था। तो ये तो रियल न्यूज है। उसके बाद ये बहुत छपा अखबारों में कि इट वॉज ए फ्रॉड। तो लोगों ने बहुत प्रूव करने की कोशिश करी कि मैन केम फ्रॉम मंकीज, बट ये प्रूव हो नहीं पाया। जितने भी आप फॉसिल रिकॉर्ड्स को निकालते हैं, या तो आदमी मिलता है या बंदर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, द साइंस जिसको हम साइंस कहते हैं, वो भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, क्या वो रियल साइंस है? हाँ? और जो साइंस जिसको हम माइथोलॉजी कहते हैं, हाँ, विच सेज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि देयर इज ए क्रिएटर फॉर एवरीथिंग एंड गॉड इज अल्टीमेट क्रिएटर। हमारा एक फादर है, फादर के फादर है, उनके फादर है, उनके फादर है, उनके फादर है, अल्टीमेट फादर इज गॉड। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज ए क्रिएटर, देयर इज ए डिजाइनर, जो संसार में हम देखते हैं। तो इस संसार में इतनी कॉम्प्लिकेटेड वस्तुएं हैं, उसका कोई डिजाइनर क्यों नहीं होगा? हम सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन बॉडी को ही देखें, आप लोग ब्रेन को जानते हैं अच्छे तरीके से कि ब्रेन कैसे पूरे बॉडी के पार्ट्स पे सिग्नल भेजता है और वो मूवमेंट करती है। यही सोच के देखिए कि कैसे ये ब्रेन काम करता है। हाँ? आदमी की मृत्यु हो जाती है और मरने के बाद उसको हम जिंदा नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल अगर ये टूट जाता है, इसकी बैटरी टूट जाती है, तो मैं बैटरी दूसरी लगा के इसको चालू कर सकता हूँ।
इसका पीसीबी खराब हो जाता है तो मैं पीसीबी बदल के चालू कर देता हूँ, है ना। अनलेस कि आई वांट टू थ्रो दैट मशीन। कई बार क्या होता है कि मशीन को रिपेयर कराने में ज्यादा पैसे लगते हैं, नहीं सस्ती आ जाती है तो हम फेंक देते हैं। लेकिन हर मशीन को चालू फिर भी कराया जा सकता है ना। लेकिन बॉडी के अंदर माना सारा ब्लड निकाल दिया जाए और उसके बाद में माना 1-2 घंटे बाद ब्लड भर दिया जाए, लेकिन आदमी जिंदा नहीं होता फिर से, है ना। तो दैट मीन्स बॉडी इज नॉट सिंपल मशीन। मशीन के बियॉन्ड कोई चीज है, ये समझने की बात है। क्योंकि मशीन को तो रिपेयर करके ठीक कराया जा सकता है, नहीं। आपकी बॉडी से ब्लड निकल गया, आपकी बॉडी में ब्लड दोबारा डाला जा सकता है। जो भी पार्ट खराब हो गया वो पार्ट ठीक करा जा सकता है। लेकिन वंस अ पर्सन इज डेड, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, उसको जिंदा करा ही नहीं सकते। तो समथिंग, कोई चीज थी जो उसके अंदर अब नहीं है, वो चीज सोचने की जरूरत है कि वो चीज क्या है जो बॉडी में थी तब तक सब कुछ चल रहा था, अब नहीं है। तो अब कई बार बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक होते हैं और आदमी की डेथ हो जाती है फिर भी अचानक से, शॉक से हो जाती है कई बार। तो वो कैसे दोबारा उसको रिवाइव कैसे किया जाए, इसका कोई आंसर नहीं है। इस पे फिर कई साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, साइंटिफिक रिसर्च हुई है। तो रिसर्च में कहना चाह रहा था कि अगर सारे साइंटिफिक फॉर्मूलेज, लॉ ऑफ फिजिक्स, है ना, जितने भी लॉ हैं अगर चलते हैं, रिपीटेडली चलते हैं, तभी तो आपकी कुछ आप रिसर्च कर पाते हो। अगर वो रिपीटेडली ना हो, फेल हो जाए, तो आपकी क्या रिसर्च, बेकार होगी रिसर्च सारी, नहीं। इवन जो प्रोग्रामिंग करता है, अगर प्रोग्रामिंग कोड बार बार अलग अलग रिजल्ट देने लग जाए तो कोड बेकार हो गया ना प्रोग्रामिंग का। इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। और हम देखते हैं एवरीथिंग इज वेरी कंसिस्टेंट इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज वेरी 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 कंसिस्टेंट। बॉडी के अंदर आप देखिए, एक कंप्यूटर को, दो कंप्यूटर को साथ में रख दो तो क्या वो 3 कंप्यूटर बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर देख लो, बॉडी के अंदर से एक और बॉडी बन जाती है। दैट मीन्स इट इज नॉट सिंपली अ मशीन, क्योंकि मशीन एक और मशीन पैदा नहीं कर पाती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर आप सोचिए, उस बॉडी के अंदर उस बच्चे को, वो लिक्विड्स में रहता है, अंदर कई सारे लिक्विड होते हैं, कैसे उसको सांस जाती है, कैसे खाना जाता है। फिर हम देखते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे उसको सब कुछ सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन भी हो रही है। कितना बड़ा सिस्टम, कैसे कोई कह सकता है कि इट्स एन एक्सीडेंट, इट्स बाई चांस ये बॉडी बनी, जिसके अंदर एक और बच्चा हुआ, उसको खाने की सप्लाई हो गई। हम जब खाते हैं तो हम बिल्कुल नहीं सोचते कि बच्चे को खाना कैसे जाएगा पेट में, लेकिन वो जाता है, बच्चा बड़ा होता है ना, उसका सारा बॉडी डेवलप होती है, सब कुछ अपने आप होता है। हम लोग कहते तो हैं कि माता पिता ने जन्म दिया है, हम लोग बड़े कृतज्ञ हैं माता पिता के, लेकिन एक्चुअली में सोचा जाए तो माता पिता ने उस बॉडी को डेवलप करा नहीं है, वो बॉडी अपने आप डेवलप हुई। अब ये जो अपने आप वर्ड है ना, ये बड़ा मिसगाइडिंग है। अपने आप कुछ हो ही नहीं सकता है, अपने आप एक गाड़ी नहीं चल सकती है, एक आदमी कैसे बन जाएगा। तो somebody designed it and somebody care for it, उसी को हम गॉड कहते हैं। उसको रियलाइज करना पड़ता है। देखिए, हर चीज को रियलाइज करने के लिए अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। जैसे कि कपड़े को नापने के लिए मीटर होता है और इंची टेप है, और किसी वेट को नापने के लिए किलोग्राम है। हर चीज के लिए मेजरमेंट के लिए अलग टूल्स एंड टेक्निक्स होती है। उसी तरह से गॉड को समझने के लिए भी अलग टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी। ये भी एक साइंस है, इस साइंस के भी अपने रूल हैं, साइंस की भी यूनिवर्सिटी है, इस साइंस को भी पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम लोग कोई भी पढ़ाई करने बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा साइंस जो है, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ रीबर्थ, साइंस ऑफ गॉड, ये जनरली हम गलियों में, मेट्रो में, रेल में, कोई नाई है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहता है कर्म ही पूजा है, कोई कहता है माता पिता की सेवा ही पूजा है, कोई कहता है, मतलब सब जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है, और हम उसी को लेते लेते आगे बढ़ जाते हैं। देयर इज नो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दीज साइंसेस। It was there earlier in our Gurukul system, but now it is missing, and because of this, slowly and slowly हमारा विश्वास इन चीजों से चला गया। और इतने सारे क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस करे, इसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। वी आर टेकिंग इट ग्रांटेड। एक मैंगो जो इतना स्वीट लगता है, हम कभी सोच ही नहीं रहे हैं कि इतना टेस्टी ये कहाँ से निकला और किसने दिया हमें। हम उसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। ये जमीन के अंदर ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगी है जो नीचे आलू बना देती है, शकरकंदी बना देती है, गाजर बना देती है, मूली बना देती है, वही मिट्टी है, वही खाद है ना।
ये सोचने का विषय है कि जमीन के नीचे कोई फैक्ट्री तो है नहीं, और किसी भी फैक्ट्री में इंसान ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, सांस भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। हमने तो बाकी चीजें बनाई, वो भी प्रकृति की चीजों से लेकर ही बनाई। जो भी हम बनाते हैं वो किसी न किसी केमिकल को, किसी न किसी नेचुरल प्रोडक्ट को ही मिक्सिंग करते हैं और कुछ नहीं करते। बट वो कहाँ से आए, ये क्वेश्चन है। हमने बोल दिया कि H2O करके समुद्र बन गया, बट द क्वेश्चन है कि इतनी सारी हाइड्रोजन और इतनी सारी ऑक्सीजन आई कहाँ से। हमने बोला कि सन के अंदर कंटिन्यूसली ब्लास्ट हो रहे हैं, बट क्वेश्चन है कि इतनी सारी हाइड्रोजन कहाँ से आई, जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है। सन नहीं होगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आप भी जानते हैं कि सन इज द अल्टीमेट एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उसका सोर्स क्या है? नहीं, उसका भी कोई सोर्स ऑफ, जिसमें इतनी एनर्जी जो डेवलप कर रहा है हर सेकंड में, उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, वो डिस्कशन समहाउ नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता था, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप लोग इन चीजों पे विचार करो, और जब किसी को आप बताओ तो इन चीजों के बारे में बताओ। देखो, हमारी नॉलेज लिमिटेड है, आपको बताना पड़ेगा ये। वी नो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे चलता है, बट वी डोंट नो कि ऑटोमेटिक कैसे चलता है। वी नो कि बच्चा ऐसे ऐसे बड़ा होता है, बट ये कैसे हो जाता है वी डोंट नो। एंड दैट फॉर दैट यू हैव टू स्टडी स्क्रिप्चर्स। वैदिक शास्त्र पढ़ोगे तो इन सब का आंसर आपको वहां मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हमारी तरह माला करोगे, मैं भी सीए हूँ, हमारे पास यहाँ भी पड़ोस में बैठे IIT खड़गपुर के IITian है, कितने डॉक्टर है हमारे पास यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप माला पकड़ लोगे तो लोग कहेंगे अरे ये डॉक्टर कैसा है जो माला पकड़ता है। आपने डॉक्टरों को भी कहते हुए सुना होगा कि अब तो दवा नहीं दुआ ही काम करेगी है कि नहीं? सो बीइंग अ डॉक्टर यू आर ऑल्सो हेल्पलेस एट टाइम्स, कि आप दवाई दे रहे हैं बट कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, कोई व्यक्ति कोरोना में जिंदा रह गया, कोई व्यक्ति मर गया, दोनों को सेम मेडिसिन मिली, पता नहीं कौन मरेगा कौन बचेगा, समझ नहीं आ रहा है। some things are beyond our control. So who is that ultimate controller? And then we say that the God is ultimate controller. He is supreme enjoyer, he is supreme controller, he is supreme creator, supreme owner. आज इतनी दुनिया में लड़ाई होती है लैंड के लिए, जमीन के लिए। हम सोचते हैं मैं मालिक हूँ, मेरा रजिस्ट्री में नाम है, लेकिन आज से 100 साल बाद वो आदमी रहेगा नहीं, तो मालिक कहाँ रहा? अब कोई और मालिक है। तो मालिक है तो हमेशा से मालिक रहना चाहिए। So we are ultimately intermediate possessors. हम चीजों को धारण कर रहे हैं, लेकिन हम उनके मालिक कभी नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमें शरीर को धारण करते हैं, इसलिए कहते हैं देही नो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम तेरा। हाँ, हम लोग इस देह के अंदर हैं। आप बीइंग साइंटिफिक मेडिकल साइंस, आप जानते होंगे कि बॉडी के सेल्स 7 साल में टोटली बदल जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, सारे सेल नए हो जाते हैं, यानी कि बॉडी बदल जाती है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं आदमी वही है। आपके बचपन की शक्ल आपको अगर मैं देखूंगा और आपकी देखूंगा तो आप टोटली डिफरेंट व्यक्ति होंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे ये वही व्यक्ति है। तो शरीर तो पूरा बदल गया, तो फिर वही व्यक्ति कैसे कह सकते हैं हम? इसके अंदर क्या कॉमन चीज है बताइए? बचपन से लेके बुढ़ापे तक शरीर बिल्कुल ही बदल गया, लेकिन हम कहते हैं आदमी वही है ना? एंड दैट कंटिन्यूटी वी कॉल इट अ सोल, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी। तो बॉडी अगर एक लंप ऑफ केमिकल्स होती, हाँ, तो किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल होते हैं वो लिख लिए, उसका कंपोजिशन आपके पास भी होगा, इतना सल्फर है, इतना ये है, इतना ये है। अब उसको अगर मार्केट में बेचा जाए उस सारे केमिकल को, तो उसने निकाला, बहुत साल पहले की बात है, कि 108 रुपए में सारे केमिकल मिल जाएंगे, आपकी रेट में 500 रुपए के मिल जाएंगे। यानी कि बॉडी के सारे केमिकल्स को अगर आप बेचने जाओगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। बट क्या ये हमारा शरीर 500, 1000, 2000 रुपए का है? नहीं, इट्स नॉट ए सिंपल मिक्स ऑफ केमिकल। अगर ये मिक्स ऑफ केमिकल होता तो हम लोग आराम से मिक्स ऑफ केमिकल मार्केट से लाते, आदमी को बना देते। हम तो रोबोट भी ठीक से नहीं बना पा रहे हैं विदाउट इमोशंस। तो इसलिए ये लंप ऑफ केमिकल नहीं है। केमिकल के अलावा इसके अंदर कुछ ऐसा है जो इसको डिफरेंशिएट करता है, which we call as a living entity. Why we call a living entity? Because of soul. और जब सोल इस शरीर के अंदर नहीं रहती है तो ये लंप ऑफ केमिकल पड़ा रहता है वैसे का वैसा, कुछ एक्शन नहीं कर सकता। तो यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है that soul, the source of energy for this body. And similarly there is a soul, so यानी कि source of energy for entire universe, and that is called super soul, जो कि हम गॉड कहते हैं।
सो गॉड इज सुपर सोल, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, वी आर, अंश कहते हैं भगवान का, उसको कहते हैं सोल, एंड देन सुपर सोल। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज जाएगी। साइंस से आपको नॉलेज हो ही रही है इतनी बढ़िया, फिर आपको इसके बियॉन्ड कारण का पता चल जाएगा, और फिर आप उसको प्रैक्टिस करो। आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा जस्ट बिलीव इट, अंधविश्वास करिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल रियलाइज। आपको एमबीबीएस अगर आप करते हैं तो कितने साल लग जाते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको समझ में आता है, हाँ आप समझ पा रहे हैं। बट डे 1 से आप बिलीव करते हो अपने टीचर के ऊपर। अगर आप डे 1 पे ही डाउट करने लग जाओ टीचर को, तो मैं तो नहीं मानता, तो आप पढ़ नहीं सकते। फिर फेथ जो है किसी भी नॉलेज का इंग्रेडिएंट पार्ट होता है, फेथ। विदाउट फेथ आप चल ही नहीं सकते आगे। लेकिन अंधविश्वास कब होता है? जब फेथ रियलाइज ही नहीं होता। पूरी पढ़ाई कर दी लेकिन फर्जी डिग्री मिली, इंस्टीट्यूट ही फर्जी था। लेकिन आज के डेट में हम आपको कह रहे हैं कि जब आप इन बातों को सुन के जो मैंने आज करी, अगर आप फेथ करोगे और आगे बढ़ोगे देन यू विल रियलाइज इट। मेरे पास कितने ऐसे सारे लोग हैं, यहीं पर आपको बता सकते हैं, हु आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी थिंग्स। डिप्रेशन के शिकार थे लोग, रोज स्लीपिंग पिल्स खाते थे। ऐसे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने जब इसकी प्रैक्टिस करी तो धीरे धीरे उनके स्लीपिंग पिल्स और सारे डिप्रेशन और स्ट्रेस खत्म हो गया, एंड दे आर रनिंग देयर लाइफ वंडरफुली। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बन रहे हैं, कोई अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं संसार में, बिकॉज उनको ये मिसिंग जो उनकी लाइफ में मिसिंग चीज थी वो अब समझ में आ गया कि लाइफ का कोई पर्पज है, किसी पर्पज से हम लोग यहाँ पर आए हैं। इट इज नॉट जस्ट फॉर अर्निंग मनी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, पैसा तो और कोई कमाता है। तो हमारा इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि मतलब डोंट रन अ रैट रेस। आपने सुना है वो शीप जो होता है, भेड़ चाल। एक भेड़ जा रही है, वो खाई में गिर गई है, दूसरी भेड़ जा रही है, वो खाई में गिर गई है, तीसरी भेड़ उसके पीछे जा रही है, खाई में गिर गई है। एक बकरा जो है कटवा है, आपने कभी अगर सुना हो या देखा हो, तो उसको कटने से पहले उसको घास डाली जाती है हरी हरी, और बड़ा एंजॉय कर रहा होता है वो कि क्या बढ़िया घास मिली, और थोड़ी देर में वो कट जाता है। तो आप देखेंगे संसार में लोग बड़े खुश हो रहे हैं, आज मैंने ये कर लिया, मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने ये डिग्री ले ली, मैंने ये पैसा कमा लिया, और अचानक से कोई एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। आपने सुना होगा, आपके कई बार कोई फ्रेंड लोग ऐसा हुआ होगा जो अचानक से सब कुछ बढ़िया चल रहा था और अचानक से मर गया। किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई किसी हार्ट अटैक से मर गया। हम कहते हैं अरे ये तो है हेल्दी था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं था, फिर भी मर गया। तो जब सारे संसार का यही अंत है तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारा भी यही अंत होगा, इसका मतलब एक दिन। तो लेट अस थिंक कि लाइफ का भी पर्पस क्या है? समोसा खाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, भाई यही पर्पस है। और फिर अंत में बूढ़ा हो जाना, बीमारियों में गिर जाना। जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बीमारियों में गिरे हुए हैं, हम भी एक दिन बीमारियों में होंगे और एक दिन हम भी चले जाएंगे। सो वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई दिस हैपेंस टू मी। अगर आपको ये कोई स्वीपर आए और आपके ऊपर पानी गिरा दे तो आप उस पर लड़ पड़ेंगे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। लेकिन नोबडी इज आस्किंग कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा, कि मैं मर गया, मेरे बाल सफेद कर दिए, क्यों किया ऐसा, मेरे को बीमार कर दिया, क्यों किया। हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वी आर लूजर्स। लूजर आदमी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। तो हम इतना पढ़ लिखने के बाद भी लूजर बनने के लिए थोड़ी पढ़ाई करी हमने कि एक्सेप्टेड, ओके एक्सेप्टेड, हाँ मरना तो है ही एक्सेप्टेड, हाँ बूढ़ा तो होना ही एक्सेप्टेड, दुख तो जीवन में आएंगे ही एक्सेप्टेड। वाई टू एक्सेप्टेड? आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तभी तो आपने कहा हम लोग लेबर नहीं बनेंगे, हम लोग सीमेंट और दीवार नहीं बनाएंगे, हम लोग अच्छा कुछ करेंगे। यू चैलेंज, है ना, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सो वाई डोंट यू चैलेंज दिस थिंग, देन वाई टू एक्सेप्ट डेथ। तो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सबको लगता है इसका सोल्यूशन थोड़ी ही हुई, इसका सोल्यूशन है, शास्त्रों में दिया गया है क्या सोल्यूशन है। When you believe in soul, then you believe in the rebirth। और कैसे रीबर्थ को खत्म किया जाए, कैसे भगवान के पास वापस जाया जाए, क्या लाइफ का पर्पज है, इसको जब आप समझोगे तो मेरे को ऐसा लगता है आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे विद अ पर्पज इन माइंड कि मैं ये कर रहा हूँ बट इसका पर्पज ये है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आई हैव टू गो बैक टू गॉड एंड
हैव टू कंप्लीट माई ड्यूटीज हियर, अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है यहाँ पर। लेकिन इस ड्यूटी के साथ एक सुप्रीम ड्यूटी भी है। हमारी ड्यूटी अपने माता पिता के प्रति है, देश के प्रति है। क्यों है? जैसा भी हमने डिस्कस, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर दिया, लेकिन हम कहते हैं और हमें पालना पोसा। लेकिन हमने अभी अभी डिस्कस किया कि हमारी डेवलपमेंट में एक्चुअली में डायरेक्टली माता पिता का रोल नहीं है, उनका भी है लेकिन किसी और का भी है कि नहीं? जब पेट में जिसने हमें बड़ा किया, हाँ, माता पिता ने खाना दिया, लेकिन कोई है जो डाइजेस्टिव अग्नि बन के अंदर उसको डाइजेस्ट कर रहा है, सारे सिस्टम चला रहा है। हमें नहीं पता हम कैसे बड़े हो रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम कैसे बड़े हो रहे हैं, है कि नहीं? हम तो कोई और भी है जिसके प्रति, जिसको हम गॉड कहते हैं, उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब आप अपनी लाइफ को जियो तो ये सारे क्वेश्चन पूछो और इसकी जिम्मेदारी को भी पूरा करो। ये भी आप ही की ड्यूटी है। जैसे अपने मम्मी पापा के प्रति है, परिवार के प्रति है, देश के प्रति है, वैसे भगवान के प्रति भी है, जिन्होंने ये सब कुछ दिया, जिन्होंने मम्मी पापा दिए। देखिए, आप अगर किसी सड़क में पैदा होते तो सड़क में पैदा होने वाले 99% लोग पढ़ नहीं पाते ज्यादा अच्छा। आप कहोगे नहीं जी अब्राहम लिंकन तो पढ़ लिए, लेकिन सारे लोग अब्राहम लिंकन नहीं बन पाते हैं। हमारी जो भी आज हम हैं पढ़ पा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम किसी मम्मी पापा के यहाँ पैदा हुए जो हमें पढ़ा पाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक इतना अच्छी जगह पैदा हुआ और एक जना अंबानी के यहाँ पैदा हुआ और एक जना सड़क में पैदा हुआ, ये कौन डिसाइड करता है और किस बेस पे डिसाइड करता है? नहीं है क्वेश्चन ये। आज अगर हम यहाँ ना होते, आप देखिए एक व्यक्ति यूके में पैदा हुआ, उसका लाइफ, उसका लक आपसे डिफरेंट है कि नहीं है? हमें लगता है कि नहीं बेटर पोजीशन पे है, लेकिन हम यहाँ पे पैदा हुए, तो ये कौन डिसाइड करता है? और कोई किसी आदिवासी के यहाँ पैदा हुआ, कोई किसी लेबर के यहाँ पैदा हुआ जो बेचारा बचपन से ही रेत उठाता रहा, किसी चाय वाले के यहाँ पैदा हुआ कप धोता रहा, तो क्या ये चीजें मैटर नहीं करती लाइफ में? करती है। तो ये कौन डिसाइड करता है, किस बेस पे डिसाइड करता है? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं भी आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन तो कम से कम दिमाग में क्वेश्चन तो आए। देन देयर इज थ्योरी ऑफ कर्मा। कर्मा की थ्योरी क्या है, रिएक्शंस क्या होते हैं, इसी से साबित होगा आपको कि लाइफ यही वाली लाइफ नहीं है जो हम जी रहे हैं 50, 60, 70, 80 साल, यानी कि लाइफ के बियॉन्ड भी है। तभी तो कोई अंधा पैदा होता है और कोई हेल्दी पैदा होता है, कोई बचपन से पीलिया का मरीज होता है, किसी के लीवर में बचपन से प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है कि नहीं? तो इसका मतलब कुछ पुराने लाइफ के कर्मास भी अक्रू होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको जानना चाहिए, और इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी कराते हैं, कोर्सेज कराते हैं। डिस्कवर योरसेल्फ हमारा 6 दिन का सेशन होता है, फिर हमारी बुक्स हैं, फिर हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम भगवत गीता के एक एक श्लोक को समझाते हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 15 मिनट एक श्लोक समझाते हैं। अगर आप ये 700 श्लोक सुन लोगे तो आपके ये सारे प्रश्न वैसे ही आंसर हो जाएंगे। फिर आपको कभी भी कोई निजी पर्सनल आपको क्वेश्चन है तो हम लोग अपना यहाँ नंबर शेयर कर देंगे आपको, क्योंकि हम लोग आप लोग उतर जाओगे थोड़ी देर में। बट ये क्वेश्चन मैंने आपके दिमाग में डाले हैं, अगर इस पर कभी भी कुछ फर्दर क्वेश्चन है, अभी भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। बियॉन्ड इसके अगर कभी कुछ पूछना है तो आप हमें कॉल कीजिए, इसे कोई चार्ज नहीं है किसी भी तरह के। वी आर ऑल वर्किंग, ही इज इन होम मिनिस्ट्री, ही इज IT खड़गपुर। सो ऐसे सारे लोग हैं जो वॉलंटियरली ये सब कर रहे हैं और अपना काम भी चला रहे हैं, परिवार भी चला रहे हैं। तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप हमसे पूछिए। ऑल्दो वी हैव अ डॉक्टर ऑल्सो, अश्मिता माता जी भी आ गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको पढ़ के, इसको समझ के उन्होंने अपनी लाइफ को एक पर्पस दिया है, और नाउ दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। तो अब आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ये हमारी कुछ किताबें हैं और बहुत कुछ है। कोई एनी क्वेश्चन यू हैव, आप पूछ सकते हैं। You are convinced or not convinced? बता सकते हैं कि आपको, तो आपका रियलाइजेशन क्या है, आप वो बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप भी इस बात से एग्री करते हैं और यू हैव ऑल्सो फेल्ट यस देयर इज समबडी, कोई एनर्जी है, आपने कभी उस एनर्जी को फील किया है तो उसके बारे में बता सकते हैं। बताइए।
बॉडी को काटना शुरू किया आपने, मेंढक काटे? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो उसको काटते हुए कभी फीलिंग नहीं आई कोई? कि कुछ तो है। तो चलिए आज से सोचना शुरू कीजिए इस बारे में। कुछ कह रही है। हाँ जी बोलिए। बोलिए बोल रहे थे आप। डोंट हेजिटेट। जब आप बॉडी काटते हैं तो आपको क्या लगता है? इमोशंस नहीं रहते। ठीक है, एक्चुअली अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो काट ही नहीं पाओगे। दैट इज द पॉइंट। बट फिर भी इंटेलिजेंटली हम सोच सकते हैं कि अब जैसे छोटा सा आपने बोला मेंढक काटते हो, इतना सा पीस है, उसके अंदर एक एक चीज कितनी बनी हुई है, प्रॉपरली एक एक चीज बनी हुई है सिस्टम। मच्छर को काट नहीं पाओगे? नहीं, तो सोचने की बात है कि इतना सा मच्छर उड़ कैसे जाता है, पूरा सिस्टम है अपने आप में ना उड़ने का। अब देखिए मच्छर के बारे में आप सोचेंगे तो आप भगवान पे बिलीव कर लेंगे, मच्छर के बारे में सोच के। हम लोग एरोप्लेन हवाई जहाज बनाते हैं, कितनी मुश्किल है, रनवे बनाने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, क्रैश हो जाता है, वो एक सेकंड में ऐसे उड़ जाता है, ऐसे कहीं बैठ जाता है। और कितना डेलिकेट है नैनो टेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं, ऑलरेडी देयर। तो ऐसे करके आप सोचना शुरू कीजिए लाइफ के बारे में, ठीक है। और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग गीता, जो कि इन सब चीजों में आंसर देती है, तो आप लोग, हमारा चैनल है नित्य कृष्ण दास, उसमें एक एक गीता के श्लोक के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, उसको आप सुन सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आप लोग हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप लोग हमारे नंबर ले लीजिए और हमें कांटेक्ट कीजिए। व्हेनेवर यू आर फीलिंग डिप्रेशन, लाइफ में स्ट्रेसफुल, तब भी आप हमसे बात कीजिए, ठीक है। हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, हम हमारा ओनली पर्पज है कि आपको एक रास्ता दिया जाए लाइफ में जीने का, बस। क्योंकि हमारे यंगस्टर्स, हमारे पास सब कुछ, आपको जानते हैं भारत के पास सब कुछ था, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता जा रहा है, तो उसको रिवाइव करना जरूरी है, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। तो हम तो एक बार हरे कृष्ण नाम बोलकर प्रोजी को थैंक यू बोल सकते हैं, प्रोजी नाम सबको बताया, हाथ उठा के बोल सकते हैं, हरे कृष्णा।